हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दिलीप त्रिपाठी। आईक्यू सेक्टर में आपका स्वागत है। अभी तक हमने ज्योग्राफी के कई टॉपिक्स के बारे में पढ़ा जो कि अर्थ से रिलेटेड है। अब चलिए हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, उसी फ्लो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अर्थ का इंटीरियर क्या है और कैसे हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगाते हैं कि उसके अंदर की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है। उसमें कितने गहराई पे यानी कि कितने डेप्थ में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या अंतर आता है, उसकी संरचना कैसी है। चलिए पता करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर अर्थ की बात की जाए तो उसमें कई परतें पाई जाती हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी संरचना के बारे में देखें तो हमें कई चीज़ों से पता चला है कि इसकी संरचना कैसी है, यानी कि इसके अंदर की बनावट कैसी है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जिन चीज़ों से पता चला है वो है हमारी पी वेव्स, यानी कि प्राथमिक तरंगें, और दूसरा है एस वेव्स, यानी कि द्वितीयक तरंगें। पी वेव और एस वेव की उत्पत्ति उस टाइम होती है, यानी ये उस टाइम जनरेट होती हैं जिस टाइम पे भूकंप आता है, यानी कि अर्थक्वेक जब आता है। जब अर्थक्वेक आता है उस टाइम पे ये दो एनर्जी के फॉर्म में निकलते हैं, यानी कि जिस टाइम पे भूकंप आता है प्लेटें एक दूसरे के पास टकराती हैं या फिर एक दूसरे से दूर जाती हैं, उस टाइम पे पी और एस वेव उत्पन्न होते हैं। इन चीज़ों के बारे में मैंने पहले ही डिस्कस किया है अपने पुराने वीडियोस में, तो आप उनको एक बार जाके देखेंगे तो पी और एस वेव्स के बारे में आप अच्छे से जान जाएंगे और ये वेव्स कैसे निकलती हैं और कहाँ से किस तरीके से जाती हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ये आप उसको अगर देख लेंगे तो आपको पी और एस वेव्स के बारे में, जो ये निकलते हैं वेव्स, उनके बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो जब ये निकलते हैं तो इनके द्वारा जो अर्थ के अंदर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे भूकंप आया तो यहाँ पे ये जब वेव्स गति करते हैं, यानी कि जब इनका मोशन होता है तो ये अर्थ के अंदर से होके जाते हैं, यानी कि अर्थ के अंदर ऐसे ऐसे गति करते हैं और ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ऐसे ऐसे गति करते हैं। जो पी वेव्स होती है वो द्रव में, ठोस में और गैस में, तीनों में चल सकती हैं, लेकिन जो एस वेव्स होती हैं वो द्रव अवस्था में नहीं चल पाती, यानी कि लिक्विड में नहीं चल पाती हैं। तो हम इन, जो ये वेव्स होती हैं ये ठोस में, यानी कि जो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, इनमें जब इंटर करती हैं तो इनका जो स्पीड होता है, जो वेलोसिटी होता है, वो चेंज होता रहता है। जब ये सॉलिड में रहेगा तो तेज चलेगा, उसके बाद अगर लिक्विड में जाएगा तो स्लो हो जाएगा थोड़ा, फिर सॉलिड आया तो फिर से तेज हो जाएगा, अगर मान लीजिए लिक्विड आ गया तो फिर स्लो हो जाएगा। तो इस तरीके से पी वेव्स चलती हैं। लेकिन जब एस वेव्स की बात आती है तो सॉलिड में तो ये चलती हैं, लेकिन जैसे ही लिक्विड आती है वैसे गायब हो जाती हैं। तो इस तरीके से जब ये ज्वालामुखी या फिर ये भूकंप आता है, ज्वालामुखी के द्वारा भूकंप आता है, तो जब ये वेव्स चलती हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सिस्मोग्राफ पे ये पता लगाया कि अंदर पृथ्वी की जो संरचना है वो कैसी है। हम लोगों ने गेस किया कि हाँ, ये इन जो ये तरंगे हैं इनके बारे में हमें पता था, इनका अध्ययन हम पहले ही कर चुके थे, इनकी स्टडी पहले ही कर चुके थे। तो उसके बाद हमें ये पता चल गया, जब पृथ्वी के इंटीरियर में ये तरंगे गति की तो हमें ये पता चला कि पृथ्वी का इंटीरियर कैसा हो सकता है। हम लोगों ने एक एजम्पशन लगाया जो कि लगभग 90% सही है। हम 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन 90% या फिर हो सकता है उससे ज़्यादा ही सही है। तो हमें पी वेव्स और एस वेव के अध्ययन से हमें ये पता चला है, उनके स्टडी से हमें ये जानकारी हासिल हुई है कि पृथ्वी के अंदर कई टाइप की, जैसे कि कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई सेमी लिक्विड है, ऐसे टाइप की परतें पाई गई हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक परत हो गई, जैसे कि ये एक परत हो गई, यानी कि ये एक लेयर हो गई अर्थ में, ये एक लेयर हो गई अर्थ में, ऐसे अंदर के बारे में ये एक अर्थ अर्थ की लेयर हो गई, ये एक लेयर हो गई। तो इस टाइप में पृथ्वी में कई लेयर्स पाई गई हैं। तो जब ये वेव्स चली तो उनके उन लेयर्स के बारे में हम लोगों को पता चला। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये कौन कौन से लेयर्स हैं और कैसे हम पृथ्वी के, अर्थ के इंटीरियर के बारे में समझ सकते हैं। तो इसी पे ये मेरा टॉपिक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर है और किस तरीके से हम इसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। हमने एक बेसिक समझ तैयार कर दी है, यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तैयार कर दी है कि आप कैसे समझ सकते हैं या फिर कैसे हमें पता चला पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, यानी अर्थ के इंटीरियर के बारे में, ठीक है। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 परतें होती हैं। जब ये वेव्स चली तो जो रास्ते में आया या फिर जो बदलाव आया वेलोसिटी में, उसके थ्रू हमें पता चला कि यहाँ पे 3 परतें पाई जाती हैं। जो पृथ्वी की, यानी कि अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसे हम कहते हैं क्रस्ट, उसे हम कहते हैं क्रस्ट। जो पृथ्वी की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं क्रस्ट, यानी कि भूपरपटी। और उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है मेंटल, जैसे कि ये एक हो गया, ये जो इतनी मोटाई है ये होगी क्रस्ट। उसके बाद जो इतनी मोटाई है ये हो गया मेंटल, और जो इतनी मोटाई है, जो ये बाकी का बचा, वो हो गया कोर। तो कुल मिला के ऐसे 3 पार्ट में जो मेजर डिवाइड किया गया है, वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अगर इसमें ये बात करें इनकी, तो
कोर पृथ्वी के आयतन का केवल 15% है। यानी ये जो कोर है, ये जो मैंने बीच में ये बताया, ये लास्ट ये जो मैं इसको फिल किए दे रहा हूँ, ये जो कोर है वो पूरे अर्थ को अगर देखा जाए एक पूरे गोले के रूप में, तो ये केवल 15% है। अर्थ के जो वॉल्यूम है, अर्थ का जो वॉल्यूम है उसका सिर्फ 15% है, ठीक है। जो कोर सबसे अंदर है उसके ऊपर है मेंटल। तो मेंटल का अगर परसेंटेज बताया जाए तो इसका मेंटल का परसेंटेज बताया गया है 84%। यानी कि 84% पे मेंटल है आपका, कोर है 15% और मेंटल है 84%। उसके बाद अगर हम क्रस्ट की बात करें, जो सबसे ऊपर पृथ्वी के पाई जाती है, जिससे ये निर्माण हुआ है मिट्टी और ये सब जो सबसे ऊपर जिसमें हम लोग रहते हैं, अगर उसकी मोटाई की बात की जाए तो उसको बताया गया है 1%। क्रस्ट सिर्फ 1% है अर्थ के, पूरा अगर टोटल लिया जाए तो अर्थ सिर्फ 1% है पृथ्वी में, ठीक है। देखिए अगर हम सीधे तौर पे देखें, यानी कि अगर हम प्रत्यक्ष किसी चीज को अगर हम डायरेक्टली देखते हैं, एक्टिव तरीके से देखते हैं, तो उस तरीके से हम पृथ्वी को नहीं देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो सकता है। जैसे कि अगर मैं ये पेन है, ये मेरा जो स्टाइलस है, अगर इसके मैं अंदर देखना चाहूं तो मैं सामने के तौर पे इसको नहीं देख सकता हूं कि हाँ इसके अंदर क्या चीज मटेरियल है, किस तरीके से है। अगर मैं इसकी खुदाई करूं या फिर इसको तोड़ूं तो इसके बारे में मुझे पता चल सकता है, बाहर से मुझे नहीं पता चल पा रहा है। तो उसी तरीके से पृथ्वी का तो आकार बहुत बड़ा है, पृथ्वी हमारी इतनी छोटी तो है नहीं। इसको तो चलिए हम लोग खोद के पता भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें अगर ड्रिल करें या फिर इसको तोड़ें तो हमको पता भी चल सकता है। लेकिन जो अर्थ है वो बहुत बड़ा है, उसका साइज बहुत बड़ा है, तो उसको ड्रिल करके या फिर उसको किसी तरीके से उसको डायरेक्ट पता करना, डायरेक्ट खुदाई के माध्यम से या फिर डायरेक्टली किसी तरीके से पता करना, वो असंभव है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग अलग अलग तरीके से इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो यही बताया गया है कि इसकी आकृति इतनी विशाल है कि इसके बारे में डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट सोर्स से नहीं पता कर सकते हैं कि इसका इंटीरियर कैसा है, पृथ्वी का इंटीरियर कैसा है। मनुष्य के लिए पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना लगभग असंभव दूरी है। यानी कि मैंने अभी बताया आपको, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इंटीरियर में जाते हैं पृथ्वी के, यानी कि अर्थ के जब अंदर जाते हैं हम लोग, तो वहाँ का तापमान बढ़ने लगता है, टेम्परेचर हाई होने लगता है, डेंसिटी ज़्यादा होने लगती है। तो इस वजह से वहाँ पे जाना, ज़्यादा अंदर जाना पृथ्वी के, ये असंभव हो जाता है। जैसे कि कई काम होते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं आई एम इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल कह तो देते हैं, लेकिन कई कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सच में पॉसिबल होना नामुमकिन है। जैसे कि अगर सूरज के पास अगर हम जाना भी चाहें, अगर हम लोग कह दें जोश जोश में कि आई एम पॉसिबल, यानी कि ये हो सकता है, तो सूर्य के पास अगर जाना चाहे तो हम नहीं जा सकते हैं। तो कोई कोई चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी अपने आप में अच्छी चीज़ें होती हैं। तो पृथ्वी के अंदर हम लोग ऐसे तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये असंभव नहीं माना कि हम उसके बारे में समझ नहीं सकते हैं। हम लोगों ने दूसरे तरीके से अर्थ के इंटीरियर के बारे में अपने दिमाग द्वारा समझ लगाकर उसके बारे में पता किया है। तो चलिए आज उसी के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो खनन और ड्रिलिंग, तो इसमें बताया गया है जो मानव है, यानी कि मनुष्य है, ह्यूमन बींग्स हैं, वो पृथ्वी के केंद्र के तक पहुंचना लगभग असंभव है, यानी कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसकी त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। इसकी जो रेडियस है पृथ्वी की, रेडियस है, यह है 6370 किलोमीटर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी दूरी है जिसमें ड्रिल करके जाया जा सके। ह्यूमन द्वारा जो अभी तक सबसे बड़ी खुदाई की गई है, यानी सबसे बड़ी ड्रिलिंग की गई है, वो की गई है 1989 में, यानी 1989 में की गई है रूस में। और इस खुदाई को कोला सुपर डीप बोरहोल SG3 के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो 12 किलोमीटर की गहराई तक खुदाई की गई है। अगर मानव द्वारा हम गहरी खुदाई की बात करें तो ये 12 किलोमीटर है, यानी कि 12 किलोमीटर तक हम लोगों ने खुदाई की है रसिया में, जिसका नाम कोला सुपर डीप बोरहोल SG3, ये ये खुदाई की गई है, इसका ये नाम है, ठीक है। कोला सुपर डीप बोरहोल SG3, ये खुदाई की गई मानव द्वारा 12 किलोमीटर की। और इससे ज़्यादा गहराई पे खुदाई नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से हमारी सीमाएँ हैं कुछ हमारे शरीर की, तो इस वजह से हम लोग इससे ज़्यादा गहराई की खुदाई नहीं कर सके। अगर फीट की बात करें तो 40,230 फीट की खुदाई की गई है, ये आप देख सकते हैं। अगर इसको कन्वर्ट करें 12 किलोमीटर को, ये 12 किलोमीटर ये मैंने अप्रॉक्सीमेट बताया है। वैसे तो ये 12,262 मीटर की खुदाई की गई थी, ठीक है। लेकिन इसको 12 किलोमीटर मान लिया जाता है। और अगर इसको फीट में कन्वर्ट करें तो 40,230 फीट तक गहरी खुदाई की गई थी मानव द्वारा। तो ये अभी तक की सबसे गहरी खुदाई है अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए। तो हम प्रत्यक्ष तौर पे इतनी गहरी खुदाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या 6,370 किलोमीटर है। तो हम इतना गहरा खुदाई तो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने दूसरे तरीके से इसके इंटीरियर के बारे में जानने की कोशिश की। पृथ्वी की सतह के नीचे तापमान में तेजी से वृद्धि मुख्य रूप से पृथ्वी के अंदर प्रत्यक्ष अवलोकन की सीमा निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। द रेपिड इंक्रीज इन टेम्परेचर बिलो द अर्थ सरफेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अ लिमिट टू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इनसाइड द अर्थ। यानी कि जो हमारी लिमिट डिसाइड कर देती है अर्थ के अंदर खुदाई करके जानने के लिए, पृथ्वी के अंदर क्या कैसा स्ट्रक्चर है ये जानने के लिए, जो हमारी लिमिट डिसाइड कर देती है, वो पृथ्वी के अंदर जाने पर जो टेम्परेचर बढ़ने लगता है वो है। यानी पृथ्वी के अंदर जब हम जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो इस वजह से हमारी लोग की लिमिट्स हैं कुछ, उस वजह से हम लोग ज़्यादा गहरी खुदाई करके डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं उसके बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद बट स्टिल थ्रू सम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस साइंटिस्ट हैव अ फेयर आइडिया अबाउट हाउ द अर्थ इंटीरियर लुक्स लाइक, ठीक है। फिर भी इसके बावजूद
हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे ज्योग्राफर ने खुदाई के अलावा कुछ ऐसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं जिनके द्वारा पृथ्वी के अंदर की संरचना के बारे में पता लगाया, ठीक है, कि वह कैसे दिखती है और उसके अंदर का मामला क्या है। तो अगर हम डायरेक्ट सोर्सेज की बात करें, तो ये यहाँ पे है रॉक फ्रॉम द माइनिंग एरिया, यानी जो हमारे यहाँ खनन होता है, यानी खुदाई करके खनन कार्य होते हैं, जो खनन खनन कार्य होते हैं, उसके द्वारा हम लोगों ने पता लगाया, जो खनन में चट्टानें निकलती हैं, रॉक्स निकलते हैं, जो चट्टानें प्राप्त होती हैं, उनकी जो संरचना है उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि अगर ये चट्टानें इस तरीके से बनी, इसमें ये तत्व पाए जा रहे हैं, तो पृथ्वी के अंदर ये सब चीज़ें पाई जा रही हैं, ठीक है? इनसे निर्माण हुआ है पृथ्वी के भूपटपटी का, या फिर ये जो सरफेस है पृथ्वी का, वो इससे बना हुआ है। तो चट्टानों से हम लोग को ये पता चल गया जो खनन से। और जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, यानी जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसके द्वारा भी हम जानते हैं कि जैसे कि जब मैग्मा बाहर निकलता है, तो पृथ्वी के अंदर से कई सारी वस्तुएँ निकलती हैं, जैसे राख हो गया, धूल-कण हो गया, वो उसमें कई सारे कण निकलते हैं जो पृथ्वी के अंदर मौजूद होते हैं। उनसे हम लोग पता लगाते हैं कि पृथ्वी का निर्माण किन-किन तत्वों से हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं वोल्केनिक इरप्शंस के द्वारा भी, ठीक है? जो पदार्थ उनसे निकलते हैं बाहर। तो ये डायरेक्ट सोर्सेज़ हैं। अगर अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट सोर्सेज़ की बात की जाए, तो सबसे पहला है बाय एनालाइजिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स द इंटीरियर, यानी कि सतह से आंतरिक की ओर तापमान और दबाव में परिवर्तन की दर का विश्लेषण करके। यानी कि जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, तो उसमें तापमान में जो चेंजेज़ आते हैं और प्रेशर में यानी दबाव में जो चेंजेज़ आते हैं, उसके द्वारा भी हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में समझ सकते हैं। मीटियोर्स एज़ दे बिलॉन्ग टू द सेम टाइप ऑफ मटेरियल अर्थ इज़ मेड ऑफ, यानी जो उल्कापिंड होते हैं, उल्काएँ होती हैं, जो पृथ्वी पे गिरती हैं कभी-कभार। जैसे कि जो आप देखते हैं, वो जो लेक है महाराष्ट्र में, उसका निर्माण भी उल्काओं के कारण हुआ है। तो जो उल्काएँ आती हैं, उनके द्वारा भी हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पता कर सकते हैं, क्योंकि उनका निर्माण भी उसी तरीके से हुआ है, जिस तरीके से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ठीक है? तो ये हो गया अप्रत्यक्ष स्रोत, यानी कि इनडायरेक्ट सोर्सेज़ हो गए, जो कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बताते हैं। ग्रेविटेशन इज ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है, वो ध्रुवों के पास अधिक और भूमध्य रेखा के पास कम होता है। तो ये किस कारण होता है? अगर हम इसका पता लगा ले जाएं, तो ये भी पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, क्योंकि उन्हीं के कारण हमारा गुरुत्वाकर्षण में चेंजेस हो रहे हैं ध्रुव पर और विषुवत रेखा पर, ठीक है, इक्वेटर पे। द चेंज इज ग्रेविटी वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मटेरियल गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द मटेरियल्स इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है, कि ये जो सामग्रियां पाई जाती हैं पृथ्वी में, जो भी जिनसे इनका निर्माण हुआ है, जिससे कि गुरुत्वाकर्षण निर्धारित होता है, गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन होता है अलग-अलग स्थानों पे, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक आंतरिक संरचना कैसी है, यानी कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, ठीक है? और जो अर्थ में जो चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, यानी जो चुंबकीय स्रोत है, द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। तो ये सारे जो भी मैंने बताए हैं 5 पॉइंट्स, वो हैं एक्सटीरियर, यानी कि जो इनडायरेक्ट सोर्सेज़ हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगाने के लिए। और अब आ गया सबसे मेन पॉइंट, जिसके द्वारा सच में हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाने में सक्षम हो पाए। जो आधुनिक वैज्ञानिक विधि है, जिसके द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पता लगा पाए हैं, वो है सिस्मिक वेव्स। यानी सिस्मिक वेव्स के द्वारा हम लोग आज के टाइम में पृथ्वी के जो इंटीरियर संरचना है, जिसमें जो भी तत्व पाए जाते हैं या फिर जिनसे उनका निर्माण हुआ है, उनके बारे में हम सही-सही जानकारी हासिल कर पाए हैं। तो सिस्मिक वेव्स उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि एक आधुनिक विचारधारा है, आधुनिक खोज है, जिसके द्वारा ये क्लियर किया जा चुका है कि पृथ्वी के अंदर कौन-कौन से परतों में कौन-कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं। शरीर तरंगों के छाया क्षेत्र, यानी कि जो ये बॉडी वेव्स होती हैं, ये बॉडी वेव्स के बारे में, बॉडी वेव्स को शारीरिक तरंगे कहते हैं। इनके बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया है आपको, तो उससे आप क्लियर कर सकते हैं कि बॉडी वेव्स क्या है। वैसे मैं आपको थोड़ा समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि अगर यहाँ पे भूकंप उठा, परतें आपस में आई टकराई या फिर परतें एक-दूसरे से दूर गईं, तो यहाँ पे जो वेव्स निकलते हैं, यहाँ पे जो वेव्स निकलते हैं, कुछ तरंगें जो पृथ्वी के अंदर से आर-पार चली जाती हैं, उनको हम बॉडी वेव्स कहते हैं, यानी शारीरिक तरंगें कहते हैं। जो वेव्स पृथ्वी के सरफेस पे रहती हैं, उनको हम सरफेस वेव कहते हैं, यानी कि उसे धरातलीय तरंगें कहते हैं। सिस्मिक वेव्स यानी कि जो भूकंपीय तरंगें हैं, उनसे पी और एस वेव्स, जो कि शारीरिक तरंगें हैं, उनके माध्यम से आज हम पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में समझने के लिए कामयाब हो पाए हैं। यानी कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, उसको समझने के लिए इन वेव्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे और जान सकते हैं पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में और कितना हम लोगों को जानकारी हासिल हुई है, ठीक है? तो अगर हम बात करें, जब ये तरंगें अंदर गईं पृथ्वी के और उसमें कई सारे परिवर्तन देखे गए और जैसे कि उनका कभी वेलोसिटी बढ़ गया, कभी घट गया, उस हिसाब से हम लोगों ने प्लेटों का नाम निर्धारण किया और हम लोगों ने जाना कि जहाँ-जहाँ पे ये लोग चेंज कर रहे हैं अपनी वेलोसिटी, वहाँ-वहाँ पे हम लोगों ने उसको डिस्कंटिन्यूटी नाम दिया, यानी कि असंबद्धताएँ नाम दिया। वहाँ से इनकी वेलोसिटी जहाँ से चेंज हुई, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मैंने एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। ये आप देख रहे हैं, जैसे कि पृथ्वी पे जो सरफेस है, उसपे एक महाद्वीपीय प्लेट है। जैसे कि ये देखिए, जो ऊँचा भाग है वो महाद्वीपीय प्लेट है। ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये जो ये है, जिसमें हम लोग रहते हैं, ये महाद्वीपीय प्लेट है। और ये जो है, जहाँ पे समुद्री तल है, यानी महासागरीय प्लेट है ये।
तो जो महासागरीय प्लेट है और महाद्वीपीय प्लेट है, इसमें ये महाद्वीपीय जो प्लेट होता है वो उसकी मोटाई ज़्यादा होती है, और महासागरीय जो प्लेट है उसकी मोटाई कम होती है। तो इनको जो डिवाइड करने वाला जो एक लेयर होता है, यानी असंबद्धता होती है, यानी डिस्कंटिन्यूटी होती है, जो इनको अलग करती है, उसे हम कहते हैं कोनोरॉड डिस्कंटिन्यूटी। यानी कोनोरॉड जो डिस्कंटिन्यूटी होती है वो महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट को अलग करती है, ठीक है। जिसमें महाद्वीपीय जो प्लेट होती है उसकी मोटाई ज्यादा और महासागरीय प्लेट की मोटाई कम होती है। और अगर हम मोहो डिस्कंटिन्यूटी की बात करें, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मोहो डिस्कंटिन्यूटी जो मेंटल होता है और क्रस्ट होता है उसको अलग करने का काम करता है मोहो डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। ये देखिए, आपको यहाँ पे मैंने रेड कलर से शो किया है, ये लाइन खींची है, ये ऊपर आपका क्रस्ट है और ये नीचे आपका है मेंटल, ठीक है। तो इसको जब ये प्लेटें अलग होती हैं तो यहाँ पे जो अलग करती है जो परत, उसे हम कहते हैं मोहो डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। जैसे कि मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है। तो उसको जो डिवाइड करने का काम करता है वो है रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी, रेपिटी असंबद्धता। ये है जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करती है। उसके बाद है जो लोअर मेंटल और आउटर कोर को अलग करता है, उसे हम कहते हैं गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। और जो बाह्य कोर है यानी आउटर कोर है, उसको इनर कोर से अलग करने का, यानी जो सबसे अंदर का भाग है पृथ्वी का, उससे जो आउटर कोर है उसको अलग करने का काम करता है लेहमान डिस्कंटिन्यूटी। जिस समय ये इन प्लेटों के डिस्कंटिन्यूटी का निर्धारण हो रहा था, ये सारी जो प्लेटों का डिस्कंटिन्यूटी है, उनको भूगोलवेत्ताओं या जो भूवैज्ञानिक थे उनके नाम पे रखा गया। जैसे कि मोहो डिस्कंटिन्यूटी, मोहो वैज्ञानिक है उनके नाम पे रखा गया है। रेपटी, रेपटी नामक वैज्ञानिक है उनके नाम पे रखा गया है। क्रमागत रूप से जिन जिन लोगों ने प्लेटों के डिस्कंटिन्यूटी के बारे में बताया और उसका नाम दिया, उन्हीं के नाम पे ये डिस्कंटिन्यूटी का नाम पड़ गया। और इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि प्लेटें यहाँ पे अब अलग हो गई हैं, यहाँ से क्रस्ट खत्म हो गया, यहाँ से अपर मेंटल और लोअर मेंटल अलग हो रहा है, यहाँ से आउटर कोर और इनर कोर अलग हो रहा है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि जैसे आप लोगों ने लिथोस्फीयर सुना होगा, यानी कि स्थल मंडल। तो स्थल मंडल किन चीजों से बना हुआ है? तो हमारा जो क्रस्ट होता है, यानी कि जो ये आपको ऊपर दिख रहा है येलो कलर से, ये है हमारा क्रस्ट। और जो ये आपको मेंटल का ऊपरी भाग जो दिख रहा है, जो यहाँ पे आपको एस्थेनोस्फीयर यहाँ पे शो कर रहा है, उससे जो ऊपर का मेंटल का भाग है, यानी जो ऊपरी मेंटल है जो सॉलिड होता है, वो जो भाग है, उसको जब मिलाते हैं क्रस्ट से, यानी जो क्रस्ट का टोटल भाग यानी महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट को मिलाते हैं, और जो मेंटल का ऊपरी भाग रहता है उसको मिलाते हैं, तब हमारा बनता है लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, जिसमें हम लोग रहते हैं। तो ये इसका निर्माण होता है अपर मेंटल के ऊपरी भाग से और क्रस्ट के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद अगर ये एस्थेनोस्फीयर की बात करें, तो ये मेंटल का वह भाग है जिस जो होता है 80 से 200 किलोमीटर के बीच। ये होता है प्लास्टिक स्टेज में। प्लास्टिक, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अर्ध तरल अवस्था में होता है, ना या ठोस होता है ना या द्रव होता है। ये चिपचिपा और गाढ़ा होता है, क्योंकि इसमें मैग्मा पाया जाता है। जो मैग्मा हमारा होता है, जो ज्वालामुखी से निकलता है, वो इसी में पाया जाता है। इसका निर्माण की बात करें, ये क्यों तरल होता है, तो जैसे कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो उनका क्षरण होता है आपस में, यानी इतनी गहराई में तापमान और दाब के कारण इसमें रेडियो एक्टिव तत्वों का क्षरण होता है, जिसके द्वारा ये जो परत होती है वो अर्ध तरल अवस्था में होती है, यानी अर्ध द्रवित अवस्था में होती है। और इन्हीं से जब ज्यादा ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या फिर अलग होती हैं, तो इन्हीं से मैग्मा बाहर निकलता है और ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्थिनोस्फीयर यानी दुर्बल मंडल। इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल के बारे में जान गए और स्थल मंडल के बारे में जान गए। अब देखते हैं मेसोस्फीयर किसे कहते हैं, यानी मध्य मंडल किसे कहते हैं। तो ये होता है जो एस्थेनोस्फीयर के नीचे का भाग, यानी कि अपर मेंटल में जो एस्थेनोस्फीयर यानी कि जो दुर्बल मंडल होता है, जो चिपचिपा वाला भाग होता है, उसके नीचे का भाग जो ठोस होता है मेंटल में, उसे, और लोअर मेंटल यानी कि जो अपर मेंटल के नीचे लोअर मेंटल पाया जाता है, उसको अगर जोड़ दिया जाए तो उसे हम कहते हैं मेसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल, ठीक है। इसे कहते हैं मध्य मंडल। ये मध्य मंडल हो गया आपका। अब बात करते हैं बेरिस्फीयर की। जब आउटर कोर और इनर कोर को साथ में लेते हैं तो उसे हम कहते हैं बेरिस्फीयर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कभी बेरिस्फीयर के बारे में पूछ ले तो आप तो सोचेंगे कि मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, और आपको वायुमंडल से रिलेटेड कुछ चीजें याद आने लगेंगी स्फीयर के थ्रू। लेकिन आपसे अगर कहीं अचानक पूछ ले कि बेरिस्फीयर क्या होता है, तो बेरिस्फीयर के बारे में आप अगर नहीं जानेंगे, आप सुने रहेंगे कुछ अभी इस टाइम में इस टॉपिक पे, तो आपको याद रहेगा कि हाँ उस टाइम पे सर ने पढ़ाया था जो प्लेट्स के बारे में, तो वो बेरिस्फीयर उससे कनेक्ट हो जाएगा। आप कहीं ऑप्शन देखेंगे आप तो इस वजह से मैंने इसको आपको डिटेल में बता दिया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको डिटेल में लिखित तौर पे। तो क्रस्ट के बारे में जैसा मैंने आपको डिटेल में एक फिगर के माध्यम से समझाया, अब मैं थ्योरेटिकल आपको थोड़ा ज्ञान बताऊंगा, थोड़ी समझ विकसित करूंगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी इससे, ठीक है। तो यह पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग है, जो सामान्यतः लगभग 8 से 40 किलोमीटर मोटा होता है, ठीक है। इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ, नॉर्मली अबाउट 8 to 40 किलोमीटर थिक, यानी इसकी मोटाई 8 से 40 किलोमीटर की होती है, ठीक है।
8 किलोमीटर इसलिए बताया गया क्योंकि जो महासागरीय प्लेटें होती हैं उनकी कभी-कभी मोटाई बहुत कम होती है, 8 किलोमीटर के एप्रॉक्स, और जो सबसे चौड़ी प्लेट होती है, जो महाद्वीपीय प्लेट होती है, उनकी एप्रॉक्स मोटाई हो जाती है 40 किलोमीटर। तो इस वजह से इनको 8 टू 40 किलोमीटर बताया गया है, ठीक है? यह प्रकृति में भंगुर होता है, यानी ब्रिटल होता है। यानी कि इसको जैसे कि भंगुर उसे कहते हैं कि अगर आप मिट्टी को आप लें और उस पे एक बार हाथ मारें या फिर किसी हथौड़े से मारें तो वो तुरंत फूट जाता है। कोई-कोई ऐसी मिट्टी होती है, आप अगर जाएँ बीच पे जाएँ, उसको इकट्ठा करें मिट्टी को, एक गोला बनाएँ या फिर कोई भी आप स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं उससे, घर बनाते हैं बहुत लोग बनाते हैं, आप देखा होगा, व्लॉग्स में देखा होगा। तो उसमें आपका अगर एक बार हाथ लग जाता है या फिर कोई छू के चला जाता है तो वो फूट जाता है। तो उसे ही भंगुर कहते हैं, यानी जो आसानी से फूट जाए या फिर आसानी से अलग हो जाए, खंडित हो जाए, तो भंगुर वो होता है। तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो भंगुर होता है, ठीक है? ये पृथ्वी के आयतन का 1% होती हैं, यानी कि जो वॉल्यूम होता है अर्थ का, उनमें इनका परसेंटेज 1 होता है, ठीक है? 1% ये पाए जाते हैं अर्थ में। और ये पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.5% होता है। जो अर्थ का मास होता है, वो 0.5 होता है इनका परसेंटेज, ठीक है? द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट अंडर द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरिया आर डिफरेंट, ठीक है? ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर अबाउट 5 किलोमीटर्स एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अबाउट 30 किलोमीटर्स। इसमें भी यही बताया गया है कि महासागरीय और महाद्वीपीय क्षेत्रों के नीचे पपड़ी की मोटाई अलग-अलग होती है। यानी कि जो भी पपड़ी होती है, महासागरीय प्लेट, अभी आपको मैंने फिगर के द्वारा बताया, ये महासागरीय प्लेट हो गई, ये महाद्वीपीय प्लेट हो गई। तो जो ये मोटाई है, ये इतना मोटाई है, अगर मैं इसको अगर हम एक बेस मान लें, तो ये देखिए यहाँ इसकी मोटाई जो महासागरीय प्लेट है उसकी मोटाई कम हो गई, और ये महाद्वीपीय जो मोटाई है, आपको यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे सर्किल कर दिया, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। तो ये महाद्वीपीय प्लेट हो गई जो ऊँची है, और ये महासागरीय प्लेट हो गई। तो महासागरीय प्लेट में इसकी मोटाई कम होती है और महाद्वीपीय प्लेट में इसकी मोटाई ज़्यादा होती है। तो यही यहाँ पे बताया गया है। महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई की बात करें तो यह लगभग 30 किलोमीटर होती है, 30 से 40 किलोमीटर समझ सकते हैं। और महासागरीय की बात करें तो ये 5 से 8 किलोमीटर समझ सकते हैं, ठीक है? तो इनकी मोटाई ऐसे होती है इस क्रस्ट में। क्रस्ट के प्रमुख घटक तत्व सिलिका और एल्यूमीनियम होते हैं, इसलिए इन्हें सियाल कहा जाता है, क्योंकि सिलिका, अगर सिलिका का बात करें तो सिलिका को एसआई से डिनोट करते हैं, और एल्यूमीनियम की बात करें तो एएल से। तो इनको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं सियाल। अगर हिंदी में बात करें तो हम लोग सियाल लिखा देख पाते हैं किसी भी बुक में, तो इनको सियाल भी कहते हैं क्योंकि सिलिका और एल्यूमीनियम इनमें ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्रस्ट में सामग्री का औसत घनत्व 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। द मीन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन द क्रस्ट इज 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर डेंसिटी की बात करें तो ये होता है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्रस्ट में जो डेंसिटी होता है वो इतना होता है, ठीक है? और हाइड्रोस्फीयर और क्रस्ट के बीच के विच्छेदन को कोनराड डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है? द डिस्कंटिन्यूटी बिटवीन द हाइड्रोस्फीयर एंड क्रस्ट इज टर्म एज द कोनराड डिस्कंटिन्यूटी। यानी जो ये समुद्री तल होता है और जो महाद्वीपीय तल होता है, उनको अलग करने के लिए जो रेखा होती है, उसे ही हम कोनराड डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है? यानी कोनराड असंबद्धता कहते हैं। तो इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि कॉनरॉड डिस्कंटिन्यूटी है क्या। जैसे कि ये देख लीजिए, ये है आपका अपर क्रस्ट, ठीक है? ये अपर क्रस्ट हो गया, ये लोअर क्रस्ट हो गया, और उसको ये देखिए अलग करने का ये जो रेड रेड से डॉटेड लाइन बनाई गई है, ये जो लाइन बनाई गई है, उसे ही हम कॉनरॉड डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है? अब मेंटल की बात करें तो द पोर्शन ऑफ इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड एज द मेंटल। क्रस्ट से परे आंतरिक भाग को मेंटल कहते हैं। जो क्रस्ट जहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वाली जो संरचना आती है, जो ठोस संरचना आती है, उसे हम मेंटल कहते हैं, ठीक है? और जो मोहरोविच थे, मोहरोविच एक भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने इस डिस्कंटिन्यूटी के बारे में बताया था। इस वजह से इसको हम मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है? जहाँ पे क्रस्ट अलग होता है मेंटल से। तो ये मोहो डिस्कंटिन्यूटी वहाँ पे पाई जाती है। मेंटल की मोटाई की बात करें तो ये लगभग 2900 किलोमीटर होती है, यानी कि 2900 किलोमीटर ये होती है इसकी मोटाई। और पृथ्वी के आयतन का लगभग 84%, यानी 84% अर्थ के वॉल्यूम का, पृथ्वी के द्रव्यमान का 67%, यानी कि जो मास है अर्थ का, उसका 67% मेंटल द्वारा ही कब्जा किया जाता है, यानी मेंटल द्वारा ही घेरा जाता है। अगर किसी चीज का ज्यादा से ज्यादा भाग देखें पृथ्वी में, तो यह है मेंटल का। मेंटल की जो परत होती है वो सबसे ज्यादा है पृथ्वी में। तो वो है, उसमें आयतन की बात करें तो 84% है, और पृथ्वी के द्रव्यमान की बात करें तो वो 67% घेरता है, ठीक है? मेंटल। मेंटल के प्रमुख तत्व सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। डिनोट करने की बात करें, जो सिलिकॉन होता है वो सिलिकॉन एसआई से होता है, मैग्नीशियम होता है एमए से, एमए जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो इस वजह से इनको जोड़ करके बनाया जाता है सीमा, सीमा कहा जाता है। इनका कंस्ट्रक्शन होता है, उसके जो मुख्य एलिमेंट हैं वो हैं सिलिका और मैग्नीशियम, इस वजह से इनको सीमा कहा जाता है। हिंदी में अगर बात करें तो सीमा, मेंटल को सीमा कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद अगर इनके घनत्व की बात करें तो इनका घनत्व कृष्ण से अधिक होता है, ठीक है? परत का घनत्व कृष्ण से अधिक होता है, और 3.3 से 5.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के बीच में वेरी करता है। यानी उसका घनत्व 3.3 से लेके 5.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पे ये वेरी करता है अलग अलग जगह पे, ठीक है? सीमा का, यानी कि मेंटल का।
मेंटल का सबसे ऊपरी ठोस भाग और संपूर्ण क्रस्ट लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं। अभी आपको मैंने फिगर के माध्यम से समझाया था कि जो मेंटल का ऊपरी ठोस भाग होता है, यानी जो लिथो ये एस्थेनोस्फीयर एक जो पतली परत पाई जाती है, जो 80 से 200 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, उसके ऊपर वाला जो मेंटल का भाग है, ठीक है? ये मेंटल जो है, ये मेंटल हो गया, और उसके ऊपर जो क्रस्ट पाया जाता है, ये क्रस्ट। तो ये जो पार्ट होता है मेंटल, मेंटल और क्रस्ट, इतना भाग। स्टेनोस्फियर ऊपरी मेंटल का एक अत्यधिक चिपचिपा, यांत्रिक रूप से कमजोर और नमनीय विकृत क्षेत्र है, जो लिथोस्फीयर के ठीक नीचे स्थित होता है। अभी मैंने आपको ये यहाँ पे लिथोस्फीयर के बारे में बताया, लिथोस्फीयर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल होता है, उसके नीचे ये पाया जाता है स्टेनोस्फीयर 80 से 200 किलोमीटर के बीच में। तो ये बहुत ही चिपचिपा और कमजोर और विकृत क्षेत्र, यानी कि बहुत ही लचीला और प्लाज्मा समझ सकते हैं उस तरीके से। और अगर आपको और आसानी बताएं तो जेली आप जानते होंगे, उस तरीके से ऐसा कुछ होता है यह भाग। और इसका निर्माण किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के क्षरण के कारण होता है, यानी कि जो उनका टूटते हैं उनके कारण ये चीज, ये परत जो है तापमान और ज्यादा दबाव के कारण अर्धद्रव अवस्था में होती है, यानी कि सेमी लिक्विड कंडीशन में होती है। तो इसका निर्माण ऐसे होता है, ठीक है? तो एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बारे में हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी एस्थेनोस्फीयर जो है, यानी ये जो गीले अवस्था में पाया जाता है 80 से 200 किलोमीटर के बीच में, तो उसके ऊपर जो ठोस भाग है, यानी जो मेंटल और जो क्रस्ट है, वो जो भाग है वो इसमें तैर रहा होता है, क्योंकि ये गीला है। किसी गीले चीज पे हम लोग कुछ भी तैरा सकते हैं। तो उसी तरीके से जिस पे हम लोग रह रहे हैं वो प्लेटें आपस में तैर रही हैं। तो तैरते टाइम पे जो पृथ्वी जब घूर्णन कर रही है, तो प्लेटें कभी दूर जाती हैं, कभी पास आती हैं। तो जब ये तैरा करती हैं, तो ये जब दूर जाती हैं तो इनसे मैग्मा निकलता है बाहर, या फिर जब ये रगड़ती हैं तो मैग्मा बार बार इसको पुश किया करता है ऊपर की तरफ, क्योंकि जब ये अंदर भी गर्मी ज्यादा हो जाती है और घनत्व भी ज्यादा रहता है, तो मैग्मा इसको पुश किया करती है। तो जहां पे कमजोर परत पाती है तो उसको फोड़ के बाहर निकल आती है, तो उसे ही हम ज्वालामुखी विखंडन क्रिया कहते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। तो ये क्रियाएं इस परत के द्वारा होती हैं। तो यहाँ पे मैग्मा होता है, और ये अर्धतरल अवस्था में होती है, और इस पे प्लेटें तैरती रहती हैं, ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत है, बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, जिसके द्वारा हम अर्थक्वेक को समझ सकते हैं, और वॉल्केनिक इरप्शंस को समझ सकते हैं, माउंटेन्स का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में समझ सकते हैं। तो कई सारी चीजों को ये एक्सप्लेन करता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। और इसमें आगे बात बताया है कि ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच विच्छेदन को रैपिड डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है? तो जो ऊपरी मेंटल होता है और निचला मेंटल होता है, उसके बीच में जो अलगाव वाली स्थिति होती है, जो अलग करने का काम करता है, वो होता है रैपिड डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है? उसके बाद मेंटल का वह भाग जो स्थल मंडल और स्थेनोस्फीयर के ठीक नीचे होता है, लेकिन कोर के ऊपर होता है, मेसोस्फीयर कहलाता है। The portion of the mantle which is just below the lithosphere and asthenosphere but above the core is called as mesosphere। यानी जो मध्यमंडल, जिसके बारे में अभी मैंने आपको फिगर में बताया था, मध्यमंडल वह होता है जो कि कोर के ऊपर होता है और लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के नीचे होता है, ठीक है? तो उसे हम मेसोस्फीयर कहते हैं, यानी मध्यमंडल कहते हैं। फिगर को आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, उससे आपको पूरा क्लियर नॉलेज हो जाएगा। इसी वजह से मैंने उस फिगर को क्लियर आपको समझा दिया है। मैंने उसको थ्योरेटिकल आपको एक्सप्लेन करने के लिए उसको अलग अलग तरीके से समझा दिया, ठीक है? कि आपको याद रहे ज्यादा टाइम तक। तो आशा करता हूँ कि आपको ये इस वीडियो के माध्यम से ये पता चल गया होगा कि अर्थ की जो इंटीरियर है वो कैसी है, इसमें क्रस्ट क्या है और मेंटल क्या है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोर क्या है। तो चलिए आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।